हेलो मेरे दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। अब ये जो चैप्टर है बहुत सिंपल है, एक ही क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब आज की क्लास के अंदर ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। कभी कभी इससे पेपर में आ जाता है और कभी कभी नहीं आता। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पूछ लिया तो पूछ लिया, 2-3 नंबर में तो पूछ लिया, अदरवाइज ये चैप्टर इतना नहीं देखने को मिलता। बट अगर आप इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो सिर्फ आधे घंटे में इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब भी आप फ्यूचर में पेपर की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन करने का टाइम हो, तो इस चैप्टर को जरूर रिवीजन करें, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा टाइम लेगा नहीं और अगर पेपर में आ गया तो अच्छे नंबर दे सकता है। ठीक, तो डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लेबर कॉस्टिंग मैंने इससे पहले कराया था, और लेबर कॉस्टिंग की क्लास नंबर 15, लेबर कॉस्टिंग जो मैंने इससे पहले चैप्टर कराया उसकी क्लास नंबर 15, अगर आपने नहीं देखी, अगर देखो आपने लेबर कॉस्ट पूरा पढ़ लिया है तो बात ही खत्म हो गई, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। और अगर आपने लेबर कॉस्ट नहीं पढ़ा तो आपको पहले वो पढ़ना है, तभी ये चैप्टर पढ़ना है, अदरवाइज इस चैप्टर को पहले स्टार्ट मत करिएगा, कुछ समझ नहीं आएगा कुछ भी। लेबर कॉस्ट की क्लास नंबर 15, अगर आप पूरा लेबर कॉस्ट नहीं पढ़ना चाहते तो लेबर कॉस्ट की क्लास नंबर 15 पढ़ दो। इसमें मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़ाया था, और वहां पर जो बातें बताई थी वो सेम बातें यहां पर कवर हो रही है। इसलिए आपको, जिसने पढ़ा है उसको तो बहुत इजी लगेगा कि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, वहां डीपली पढ़ चुके हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहां ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कहा है कि लेबर कॉस्ट पहले आप खत्म कर लीजिए, फिर जाकर ये चैप्टर कंप्लीट करिएगा। और अगर आप लेबर कॉस्ट नहीं पढ़ना चाहते इतना बड़ा, तो एटलीस्ट लेबर की क्लास नंबर 15 देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि लेबर का है 7। उसके बाद जाकर ये वाली क्लास देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस वाली, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको चीज़ समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सामने जो मैंने नोट्स लिख रखे हैं, यही नोट्स एज इट इज आपको कॉपी करने हैं, अपनी नोट्स की कॉपी में कॉपी करने हैं। बुक से टिक मत लगाइएगा, आप साथ साथ नोट्स बनाइएगा, क्योंकि कुछ नोट्स है, देखो बुक के अंदर बहुत सारा कंटेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट हुआ है वो डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप बुक से टिक लगाते रहेंगे तो बुक बुक में ही पड़ा रहता है, वो याद नहीं रहता। अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो याद रहता है, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आज की क्लास में स्टार्ट होगा और आज की क्लास में खत्म होगा। सबसे पहले लेबर कॉस्ट पूरा कंप्लीट करिए, अगर नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट लेबर कॉस्ट की 15वीं क्लास देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कहोगे कि कैसी पढ़ा दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर सेम चीज़ पढ़ा चुका, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। धन्यवाद। आइए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। और मैंने यहाँ पर पहले से ही डाल दिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट, जो कि आपको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा बहुत, बस इतना से पढ़ना है, बस और कुछ नहीं पढ़ना। सिर्फ पढ़ना है, पेपर में नहीं आता है इतना, बट पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू ट्रू ऑफ इंडिपेंडेंस कहीं से भी आ सकता है। अगर हम बताए बात करें डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को दोस्तों चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस को दूसरा नाम क्या है? चार्जेबल एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई ट्रेसेबल कर पाते हो, वन कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे, वन कॉस्ट सेंटर पर। अब ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में लेबर कॉस्ट पर, इसलिए कहा था वो देखिए, समझ में आ रहा। और जिस बच्चे ने वो देखा है, जिस स्टूडेंट ने वो देख रखा है पहले से, तो उसको समझ में आ रहा होगा कॉस्ट ऑब्जेक्ट की बात क्या हो रही है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट, या एक एक्टिविटी की कॉस्ट, या एक जॉब की कॉस्ट, या एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर प्रोडक्ट, पर एक्टिविटी, पर सर्विस, पर कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट मानी जाती है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट, एक डिपार्टमेंट, हमारी कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालना मीन्स अलग अलग कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट कैलकुलेट करना। कहता है जब आप कोई खर्चे खर्चे आइडेंटिफाई कर लेते हो, जब आपको पता है कंपनी कह रही है कि पेन बनाइए, अब मैंने कंपनी से कहा कि कंपनी इसके अंदर कितने का मटेरियल लगा, तो कंपनी ने बताया इसके अंदर इतने रुपए का मटेरियल लगा एक पेन में। तो अगर कंपनी ये बता दे कि एक पेन में कितने रुपए का मटेरियल लगा है, तो वो मटेरियल की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल बन जाएगा, क्योंकि एक पेन की कॉस्ट हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर मैंने कंपनी से पूछा कि कंपनी बताओ इस पेन में कितने रुपए का मटेरियल लगा, उसने कहा 10 रुपए का। मैंने कहा इस पेन में कितने रुपए की लेबर लगी, उसने कहा 5 रुपए की। मैंने कहा इस पेन में खर्चे भी होंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
तो मैंने कहा हाँ खर्चे हुए थे। मैंने कहा बता सकते हो कितने का? अगर उन्होंने बता दिया कि एक पेन में कितने रुपए के खर्चे लगे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। और अगर वो नहीं बता पा रहे कि पर्टिकुलर पेन में, एक पेन को या एक प्रोडक्ट को बनाने में कितने रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंस लगा, कितने रुपए के खर्चे लगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। बहुत सिंपल है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही चीजें समझनी है कि अगर कंपनी एक प्रोडक्ट या एक कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेती है, मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, लेबर की कर ली या खर्चे की कैलकुलेट कर ली एक प्रोडक्ट पर, तो वो मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। और अगर नहीं कर पाती ट्रेस, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। और इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस को ओवरहेड कहते हैं, जो इस चैप्टर के बाद चालू होगा। अभी हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने डायरेक्ट मटेरियल चैप्टर पढ़ा, डायरेक्ट लेबर चैप्टर पढ़ा, अब डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो वो चाहे वो एक प्रोडक्ट की कॉस्ट हो, चाहे एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट हो, चाहे एक जॉब की कॉस्ट हो, चाहे एक एक्टिविटी, चाहे आप एक सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट कर पा रहे हो, सिर्फ ये बता पा रहे हो कि एक प्रोडक्ट में कितने रुपए का मटेरियल लगा, आपने 10,000 प्रोडक्ट बनाए, आप अगर ये पता लगा रहे हो कि एक रुपए में, एक प्रोडक्ट में कितने रुपए का मटेरियल, कितने रुपए का लेबर और कितने रुपए का खर्चा लगा रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो चीज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंस भी कहते हैं, और विच कैन बी एलोकेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, या कॉस्ट यूनिट बोलो या ऑब्जेक्ट कह लो। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट ऑब्जेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका लेबर वाले चैप्टर के अंदर, इसलिए कह रहा हूं वो देख लीजिए। ठीक है, देख लिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या होता है, हम एलोकेट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलोकेशन। और इनडायरेक्ट में अपोर्शन करते हैं, अपोर्शन। अब सर अपोर्शन और एलोकेशन में डिफरेंस क्या है? सर एलोकेशन और अपोर्शन में डिफरेंस क्या है? बहुत बढ़िया डिफरेंस है। ये हो गया अपोर्शन और ये हो गया, ये हो गया अपोर्शन और ये हो गया एलोकेशन, ये हो गया अपोर्शन। ठीक है, अब बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो भैया एलोकेटेड, एलोकेशन में क्या डिफरेंस है और अपोर्शन में क्या डिफरेंस है? देखिए अपोर्शन का मतलब होता है खर्चों को प्रोडक्ट के साथ बांटना। मतलब कि अगर आपने मान लो आपने खर्चा किया, उस खर्चे से आपके 4 प्रोडक्ट बने, आप एक प्रोडक्ट पे नहीं बता सकते वो खर्चा कितना हुआ है। मान लो आपने 10,000 रुपये का खर्चा करा, उस 10,000 रुपये खर्चा करने पे आपने 5 प्रोडक्ट बनाए। आपने कितने प्रोडक्ट बनाए? 5 प्रोडक्ट बनाए। 10,000 रुपये का खर्चा किया है, उस 10,000 रुपये खर्चे के लिए आपने 5 प्रोडक्ट बना दिए। अब आप ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि एक प्रोडक्ट पे कितने रुपए का खर्चा डालूं। तो अपोर्शन मतलब होता है कि उस 10,000 को किस तरीके से हम उस 5 प्रोडक्ट पे चार्ज करें। अपोर्शन करें मतलब चार्ज करें कि इस 10,000 में कितना खर्चा प्रोडक्ट 1 में, कितना खर्चा प्रोडक्ट 2 में, कितना 3 में, कितना 4 में और कितना 5 में डालूं। एक बेस लेकर करते हैं, और ये बेस लेकर जो हम खर्चों को अपोर्शन करेंगे, अपोर्शन मतलब खर्चों को बांटना। और किस तरीके से बांटना? एक बेस लेकर कि भाई अगर मैंने कोई पर्टिकुलर खर्चा किया, 10,000 रुपए का मेरा कोई खर्चा हुआ, मान लो मटेरियल का हो गया या लेबर का खर्चा हुआ। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उस मैंने कहा मान लो 10,000 रुपए का मेरा लेबर का खर्चा हुआ, ठीक है। अब उस 10,000 रुपए का जो लेबर का खर्चा हुआ, उसमें लेबर ने 5 प्रोडक्ट बनाए। अब मैं ये नहीं बता सकता कि उस एक प्रोडक्ट पे बनाने के लिए कितने रुपए की लेबर कॉस्ट, मैंने तो इकट्ठा लेबर को 10,000 दे दिया और उसने मुझे 5 प्रोडक्ट बना कर दे दिया, तो एक पे कितना आ गया ये नहीं पता। तो आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए इनडायरेक्ट कहते हैं उसके। ऐसी मान लो कोई खर्चा किया आपने, ऐसी मान लो कोई खर्चा किया, वो लेबर और मटेरियल को छोड़कर है। लेबर कॉस्ट, लेबर का खर्चा और मटेरियल के खर्चे को छोड़कर कोई खर्चा करा जाएगा तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। ठीक है, नहीं मटेरियल वाला खर्चा तो मटेरियल का हेड बन गया, लेबर वाला खर्चा लेबर का हेड बन गया। तो कोई भी खर्चा किया जा रहा है अदर देन मटेरियल, अदर देन लेबर, तो वो खर्चा या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब होगा? अगर आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि एक प्रोडक्ट में कितने का खर्चा हुआ, या अगर आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये नहीं बता पा रहे कितना खर्चा हुआ, तो आप ये देखिए कि जो आपने खर्चा किया उस खर्चे से कितने प्रोडक्ट बने। हमने कहा 10 प्रोडक्ट बन गए, तो उस खर्चे को 10 प्रोडक्ट में बांट दो। दैट्स कॉल्ड अपोर्शन, इसको हम कहते हैं अपोर्शन।
एलोकेशन मतलब जो खर्चा आपने किया वो एक प्रोडक्ट पे गया ना, तो ये खर्चे की कॉस्ट इस एक प्रोडक्ट पे पूरा डाल दो, दैट्स कॉल्ड एलोकेशन। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है खर्चा आप कर रहे हो पर ये नहीं पता वो खर्चा जो आपने किया, आपको पता है खर्चा जो आपने किया उससे 10 प्रोडक्ट बने, ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ है। हाँ, 10 प्रोडक्ट में टोटल इतना खर्चा हुआ है, तो इस खर्चे को 10 प्रोडक्ट में एक बेस लेकर बांट देना एलोके अपोर्शन होता है। क्या बोलते हैं? अपोर्शन। और ये हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि आप ये नहीं बता पा रहे कि एक खर्चा जो आप कर रहे हो वो कितने प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे कितना का हुआ खर्चा। आपको बस ये पता है कि भैया हमने तो 1 लाख रुपए खर्च करा, पर ये 1 लाख रुपए खर्च करके हमारे 10 प्रोडक्ट बने, पर ये नहीं पता कि एक प्रोडक्ट पे कितने का। तो इस 1 लाख को उन 10 प्रोडक्ट पे बांटना अपोर्शन कहलाते हैं, और ये ओवरहेड चैप्टर में सीखेंगे एक बेस लेकर। दूसरा, एलोकेशन मतलब, एलोकेटेड का मतलब होता है आपको पता है कि इस डिपार्टमेंट में 1 लाख खर्चा हुआ है। अब ये पता है कि आपने एक डिपार्टमेंट है, एक कॉस्ट सेंटर है या एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में मेरा इतना खर्चा हुआ है सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे, तो इस खर्चे को इस प्रोडक्ट में डाल दो, चार्ज कर दो, दैट्स कॉल्ड एलोकेटेड। समझ में आ गया दोस्त? क्लियर हो गया? तो डायरेक्ट एक्सपेंस एलोकेट होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? एलोकेट होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? अपोर्शनड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि हम नहीं बता सकते, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस को उन टोटल प्रोडक्ट पे बांट देना होता है, अपोर्शन होते हैं। समझ में आ गया? एलोकेटेड मतलब एक प्रोडक्ट की या एक कॉस्ट सेंटर में डालना, सिर्फ एक प्रोडक्ट या एक कॉस्ट सेंटर में उसके कॉस्ट डालना। अपोर्शन मतलब एक प्रोडक्ट पे नहीं, कुछ खर्चा 4-5 प्रोडक्ट में होगा, 10 प्रोडक्ट में, 20 प्रोडक्ट में, उस खर्चे को 20 प्रोडक्ट में बांट देना। उस खर्चे से जितने प्रोडक्ट बने उस पे बांटना अपोर्शन कहलाता है। आइए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस डिफाइन करा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, जो कि रिवाइज एडिशन है, बिल्कुल रिवाइज, जो कि जब भी नया रिवाइज होता है वो डाल देते हैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल में। क्या बोला? डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में क्या लिखी? देखिए ध्यान से, कहता है एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, बताओ कौन कौन सा? एक तो आपने मटेरियल खर्चा करा होगा, एक ना आपने लेबर का खर्चा किया होगा, और मटेरियल और लेबर को छोड़कर बाकी खर्चे भी तो होंगे। मशीन का खर्चा हुआ होगा मशीन चलाने का खर्चा हुआ होगा, लाइटिंग का खर्चा हुआ होगा, ये सब जो कि एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है सिर्फ। तो कहता है कोई भी खर्चा आप करते हो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करने के लिए या सर्विस देने के लिए, रेंडरिंग सर्विस को सर्विस रेंडर करने के लिए। अगर आपकी सर्विसिंग कंपनी है तो सर्विस रेंडर करोगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो प्रोडक्ट बनाओगे। कहता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई खर्चा किया जा रहा है या सर्विस को रेंडर करने के लिए कोई खर्चा करा जा रहा है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो या लिंक कर पाते हो एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट से, मतलब एक प्रोडक्ट पे, अगर आप एक प्रोडक्ट या एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर पाते हो, जो आपने खर्चा किया, आप ये बता पाते हो कि वो खर्चा एक प्रोडक्ट पे कितने का है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। पर उस खर्चे के अंदर क्या इंक्लूड नहीं होगा? ध्यान सुनना, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, क्योंकि इनके लिए अलग से हेड बनाए गए हैं। भाई खर्चे के अंदर 3 टाइप के खर्चे आपने किए होंगे। अगर कोई खर्चा आपने किया एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो आपने मटेरियल करा, लेबर करा और खर्चे एक्सपेंस करा। तो जो मटेरियल और लेबर उसको छोड़ दो, और जो एक्सपेंस किया जा रहा है ना, ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा अगर आप एक प्रोडक्ट की कॉस्ट में ट्रेस कर पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो तो, और नहीं कर पाते तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इसलिए अदर देन डायरेक्ट मटेरियल लेबर का, कि यहाँ पर जो खर्चे की बात हो रही है वो मटेरियल की नहीं, लेबर के नहीं, उसके अलावा जो खर्चे हो रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, सर्विस रेंडर करने से रिलेटेड, वो डायरेक्ट एक्सपेंस कब कहा जाएगा? वो तब कहा जाएगा अगर आप एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब एक प्रोडक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट या एक जॉब की कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि मैंने जो खर्चा किया वो इस एक जॉब का है या एक प्रोडक्ट का है, ये बता दूंगा मैं, तब वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल्स आपको मैंने सामने लिखे हैं, ये आपको याद करना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आइटम आते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ पेटेंट, पेटेंट आपको पता है इंटेंजिबल हमारी एसेट्स होती है, पेटेंट की जो कॉस्ट होगी वो डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड करा जाता है। अगर आप रॉयल्टी की पेमेंट कर रहे हो, अगर आप रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हो, रॉयल्टी पता है ना आपको क्या होती है? रॉयल्टी चैप्टर में अकाउंट्स में हमने सीखा था। रॉयल्टी पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों, अगर नहीं सीखा तो सीखोगे आगे जाके, एक रॉयल्टी चैप्टर अकाउंट में पढ़ोगे। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? मान लो कोई पब्लिशर है, मान लो मैं एक पब्लिशर हूं और आपने अपनी बुक बनाई है, आपने एक बहुत प्यारी बुक बना रखी है, आप चाहते हो कि ये बुक पब्लिश करे, तो आपको एक पब्लिशर की मदद लेनी पड़ेगी। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मैंने एक बहुत प्यारी बुक बनाई है, मुझे लगता है ये बहुत बुक बिकेगी,
कि बहुत प्यारी बुक बनाई है और बहुत ज़्यादा बिकेगी ये बोला। तो आप एक राइटर हो और आप मेरे पास आए और मेरे से बोला कि भैया ये बुक मेरी बुक पब्लिश कर दो, तो उसमें मेरे को क्या बेनिफिट होगा? भाई मैं पब्लिश करूंगा, बेचूंगा, जो पैसा आएगा मैं रखूंगा। आपको क्या बेनिफिट होगा? आप मेरे से हर बुक पे हिस्सा ले लोगे। तो आप दो टाइप का डिमांड करते हो। एक एक राइटर दो टाइप की डिमांड करता है। वो कहता है कि सर देखिए, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा कि सर मेरी बुक है, बहुत प्यारी बुक है, मैंने लिखी है, ये बुक आप मेरी तरफ से मेरी पब्लिश कर दो। जितनी बुक बिकेगी हर बुक में मुझे 200 रुपए दे देना। जितनी बुक बिकेगी हर बुक में मुझे 200 रुपए दे देना। तो पब्लिशर मैं जितनी बुक उसकी बिकेगी, जितना बुक बिकेगी, मान लो 500 रुपए की एक बुक बिकी, तो 200 रुपए हर बुक पे उसको दे दूंगा, ऑथर को, राइटर को। तो दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। तो जो पैसा एक पब्लिशर ऑथर को दे रहा है बिकने पे, सेल होने पर, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा दोस्त रॉयल्टी ऑन सेल। रॉयल्टी ऑन सेल। भाई रॉयल्टी मतलब एक पब्लिशर जो ऑथर को पैसे दे रहा है उसकी लिखी हुई बुक के, जब वो बिकती है, तो जो रॉयल्टी पे करा जा रहा है वो कब पे करा जा रहा है? बिकने पे। यस, बिकने पे। जितनी बुक बिकेगी हर बुक पे 200 रुपए मैं किसको दूंगा? ऑथर को दूंगा। दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी ऑन सेल। फिर आपने आपने देखा कि भैया, आपको दिमाग आया कि आपने देखा कि भाई बहुत सारी बुकें बिक रही है, तो आप मेरे पास फिर आए एक दिन, आपने डिमांड कहा कि सर अब देखो, अब बिकने पे नहीं, अब जितना आप प्रोड्यूस करोगे उतने पे चाहिए मुझे रॉयल्टी। मतलब में से आपने कहा कि सर अगर आप 1 लाख यूनिट, 1 लाख बुक प्रोड्यूस कर लोगे, मतलब छापोगे, बिके ना बिके हमें मतलब नहीं, अगर आपने प्रोड्यूस करी तो हर प्रोडक्शन पे आप मुझे 200 रुपए दोगे। अब बिके ना बिके आप देख लो, उसका नाम चल गया ऑथर का। तो हमने, अब भाई ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना हमारा बिक भी जाएगा। तो अब जो रॉयल्टी दी जाएगी वो प्रोडक्शन पे दी जाएगी। तो दो टाइप की रॉयल्टी दी जाती है, डिमांड करता है ऑथर, या तो रॉयल्टी हर बुक बिकने पर लेगा, या कहेगा अगर उसका अच्छा ना खासा नाम है तो कहेगा भाई जितना बुक आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितनी बुक आप प्रोड्यूस कर रहे हो, बिके ना बिके हमें मतलब, प्रोड्यूसन कर दी तो हर प्रोडक्शन पे आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे बुक के। दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। और किसी भी टाइप की रॉयल्टी की पेमेंट करना क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब भाई मैं एज अ पब्लिशर अगर आप देखोगे तो मेरा मटेरियल का खर्चा हुआ, पन्ने लगे, मेरे लेबर का खर्चा हुआ वो लगे, और रॉयल्टी भी तो दे रहा हूं मैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मैं एज अ पब्लिशर, मेरी कंपनी है, तो मैंने मटेरियल लगाया, पन्ने लगाए, पेज इंक लगाई, ये मटेरियल हो गया मेरा। मैंने लेबर लगाया जो बुक को छाप रहे मशीन के अंदर, दो, ये हो गया। और मेरा खर्चा भी तो हुआ है। खर्चा क्या हुआ है? रॉयल्टी। खर्चा क्या हो रहा है? रॉयल्टी पे करनी पड़ रही है मुझे हर प्रोडक्शन पे, तो ये खर्चा भी मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। बताइए सर, बात क्लियर है? कह रहा है हायर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल मशीन और प्लांट। कहता है अगर कोई आप स्पेशल मशीन और प्लांट हायर करते हो, खरीदते नहीं हो, बाय नहीं करते, हायर करते हो, किराए पे लेते हो। अगर कोई स्पेशल मशीन, मतलब आपने कोई स्पेशल जॉब पकड़ रखी है, उसके लिए आपको मशीन लेनी पड़ी। मान लो आपने कोई स्पेशल जॉब ली है, स्पेशल जॉब मतलब कोई स्पेशल ऑर्डर लिया है। अब उस स्पेशल ऑर्डर के लिए आप पे वो मशीन नहीं थी, तो आपने उसी स्पेशल ऑर्डर के लिए आपने एक मशीन हायर पे खरीदी, तो जो उसके हायर चार्जेस होंगे वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्पेशल पैटर्न, कोर डिजाइन या टूल्स। भाई आपने कोई डिजाइन बनाना है, कोई पैटर्न बनाना है, उसकी जो कॉस्ट होती है, जैसे आपने क्या करा, प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट बनाना है, मान लो ये पेन बनाना, अब ये पेन का डिजाइन ऐसा है, तो इस पेन के डिजाइन के लिए भी तो कॉस्ट लगी होगी कि इसका डिजाइन कैसे बनना चाहिए। भाई यहाँ बटन है, यहाँ बटन होना चाहिए, यहाँ पर नाम होना चाहिए, ब्रांडिंग वगैरह होना चाहिए। तो ये पेन का डिजाइन पैटर्न क्या रहने वाला है, टूल्स कौन से लगने वाले, तो इन सभी कॉस्ट को क्या माना जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट मानी जाती है। अगर आपने कोई भी दोस्तों नया मॉडल है आपका अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट कराया है या एक्सपेंडिचर कराया इन कनेक्शन ऑफ मॉडल एंड पायलट स्कीम, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, अब ये पेन है, इस पेन के अंदर मान लो एक निप है, तो ये निप घिसती रहती है और खत्म हो जाती है। तो आपने ऐसी निप बनाई जो एक टाइम पे इसका क्या हो, खत्म हो जाए, जिससे कस्टमर दोबारा निप खरीदे हमसे, क्योंकि हमारी पेन की निप हमारे पास ही होगी। तो आपने दिमाग लगाया कि ऐसा निप बनाओ जिससे निप घिस जाए और खत्म हो जाए और कस्टमर दोबारा डिमांड करे, इससे हमारी सेल बढ़ेगी। तो आपने इसकी रिसर्च करी होगी, तो जो भी रिसर्च कॉस्ट आई होगी, जो भी एक्सपेरिमेंट कॉस्ट आई होगी, उस कॉस्ट को क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, क्योंकि वो भी तो प्रोडक्शन का पार्ट ही है। यस सर। कहता है कोई भी खर्चा आप करते हो विथ मॉडल एंड पायलट स्कीम। पायलट स्कीम का मतलब होता है स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट। क्या होता है?
स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट। देखिए कंपनी को ना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए कंपनी क्या करती है, पहले छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट करती है। मान लो एक दवाई बनाने वाली कंपनी है, उसको ना दवाई बनानी है और उसको बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना है, बहुत बड़ा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करना है। अब मान लो उसने प्रोडक्शन कर दिया, वो बिका नहीं तो कंपनी एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्या करती है, सिर्फ मान लो अगर उसको 1 करोड़ यूनिट्स ऑफ दवाई बनानी है तो कंपनी ने क्या करा, 10,000 यूनिट दवाई बनाई एज एक्सपेरिमेंट के तौर पर और उसको लोगों को बांटना चालू करा। अगर लोगों को अच्छा लगा, उससे लोग ठीक हो रहे हैं, या जो भी जिस चीज़ की भी दवाई है लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो फिर 1 करोड़ बनाई जाएगी। तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसा लगता है दोस्तों, इसलिए कंपनी दिमाग लगा के क्या करती है, छोटे छोटे इसके एक्सपेरिमेंट करती है, छोटी छोटी प्रोडक्ट पहले से बनाकर लोगों में बांटती है, फिर देखती है क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या रिव्यू रहा लोगों का, और उस बेस पर प्रोडक्शन करने की सोचती है। दैट्स कॉल्ड स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट, दैट्स कॉल्ड पायलट स्कीम। तो इस पे जो कॉस्ट आएगी, भाई देखो 1 करोड़ यूनिट बनानी है आपको दवाई की, तो आपने क्या करा, पहले 10,000 यूनिट बनाकर बांट दी। तो जो 10,000 यूनिट बनाकर बांटी, रिव्यू के चक्कर में रिव्यू के चक्कर में, एक्सपीरियंस के चक्कर में देखा कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना पैसा लगाएंगे, इससे पहले चेक कर ले कि भाई कस्टमर को पसंद आ भी रही है। तो चेक करने के लिए आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है, वो जो सारी कॉस्ट आएगी वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाएगी, क्योंकि आप मेन प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं सारा का सारा। आया समझ में नहीं आया पायलट स्कीम क्या होता है? इसके बाद आर्किटेक्ट की फीस दे रहे हैं, सर्वेयर आ रहा है उसकी फीस दे रहे हैं, अदर कंसल्टेंट फीस दे रहे हैं आपको, वो सारी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हैं टू साइट पर, साइट में मतलब आपकी 2-3 साइटें चल रही है, ठीक है, जहां पर काम होता है, एक साइट से जा रहे हो दूसरे साइट पे जा रहे हो, दूसरे से तीसरे पे जा रहे हो, फिर पहले पे आ रहे हो, ऐसा अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हो तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इनवर्ट चार्जेस और फ्रेट चार्जेस ऑन अ स्पेशल मटेरियल। आपने कोई स्पेशल जॉब पकड़ी, स्पेशल ऑर्डर की जॉब, मतलब आप इस टाइप के काम करते नहीं थे पर आप कर सकते हो, आपका प्रोडक्शन मेन तो कुछ और ही है, पर आप इस टाइप का प्रोडक्ट बना लोगे। आपने कहा कि एक कस्टमर आया, कह रहा है सर जो आपका प्रोडक्ट है ठीक है पर मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ये कर दीजिए मेरा। तो उसने आपका सिमिलर प्रोडक्ट तो था पर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करा के वो डिफरेंट ही बन गया प्रोडक्ट। आपने कहा चलो हम कर देंगे इसको, तो आपने उसके लिए एक स्पेशल मटेरियल मंगाया, स्पेशल मटेरियल। तो स्पेशल मटेरियल को लाने का जो खर्चा है फैक्ट्री के अंदर, ले जाने का नहीं, लाने का जो खर्चा है, इनवर्ट चार्जेस या फ्रेट चार्जेस, जो लाने का है, लाने का, उस खर्चे को भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको याद करनी है ये। और लाग सॉफ्टवेयर सर्विस स्पेशली फॉर रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। तो भाई आपका एक काम पड़ा, आपकी मान लो आईटीसी की कंपनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम की कंपनी में, आईटी की कंपनी है। अब आपको एक जॉब आया कि भैया हमारे को ये चाहिए, तो आपने उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, उस जॉब के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर खरीदा गया है, तो वो सॉफ्टवेयर भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा दोस्तों। क्लियर है? कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस इन रिलेशन टू अ प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज ट्रीटेड एज ओवरहेड। कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड का पार्ट होता है। ये तो हमें पहले से पता था, ये तो हमें पहले से पता था। अब वो कह रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का जब मेजरमेंट करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट को जब कैलकुलेट करोगे, तो कौन कौन से कॉस्ट को इंक्लूड करना है और कौन कौन सी कॉस्ट को एक्सक्लूड करना है, सेम एज लेबर चैप्टर। कैसे? कहता है वो कॉस्ट जिसको आप डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हो, आइडेंटिफाई करो एक प्रोडक्ट पर, एक प्रोडक्ट पर कितने की कॉस्ट लग रही है, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, उसको ऐड करो। तीसरा कह रहा कोई खर्चा आपने किया किसी रिसोर्सेज को खरीदने में, जो कि यूज करोगे उस रिसोर्सेज का, किसी रिसोर्सेज को ब्रॉड करने पे आपने जो पैसा खर्च करा उस रिसोर्सेज का यूज करोगे, तो वो पैसा भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। प्राइस वेरिएंस के बारे में मैंने आपको बताया था, पूरा डिटेल में याद करिए, प्राइस वेरिएंस के बारे में बताया था। हमें लगा कि हमारा खर्चा होगा स्टैंडर्ड के हिसाब से, भाई हमने एक स्टैंडर्ड सेट करा कि हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से इस पर खर्चा होने वाला है 100 रुपये, हमारा 100 रुपये लगेगा। बट किसी कारणवश हमारा एक्चुअल एक्सपेंस क्या हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस क्या हो गया दोस्त, एक्चुअल एक्सपेंस क्या हो गया सर, 150 रुपये हो गया। भाई हमें हमें लगा था कि हमारा खर्चा होगा 100 रुपये, हमारा कोई खर्चा होगा किसी चीज़ पर 100 रुपये हमने लेट करा कि भाई इतना का खर्चा होगा, पर एक्चुअली में 150 रुपये हो गया। तो जो आपने एक्स्ट्रा दिया, एक्स्ट्रा कितना है, जो आपने एक्स्ट्रा दिया है ना दोस्तों, इसी एक्स्ट्रा को वेरिएंस कहेंगे पहले तो, ठीक है ना। स्टैंडर्ड आपने 100 लिया था पर एक्चुअल आपका 150 आ गया, 50 रुपये आपने ज़्यादा पे कर दिए, ये 50 रुपये भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा जो आपने ज़्यादा पे करे। भाई किसी वजह से महंगाई बढ़ गई होगी या डिमांड ज़्यादा आ गई, सप्लाई कम रही होगी, तभी प्राइस बढ़ता है।
तो किसी वजह से आपने स्टैंडर्ड सेट करा था 100 रुपए की आ जाएगी वो चीज, और वो 150 की मिली, तो जो 50 रुपए आपने एक्स्ट्रा खर्च करे वो वेरिएंस माना जाएगा। स्टैंडर्ड से ज्यादा करा वो वेरिएंस होता है, और वो पैसा भी डायरेक्ट कॉस्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में ऐड करा जाएगा। इसके बाद कुछ ऐसे आइटम है जो एक्सक्लूड करना है, कुछ ऐसे आइटम है। इंक्लूड वाले आइटम पता ये है सारे के सारे, ये सब आइटम इंक्लूड होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। मैंने कहा ना इंक्लूड करना इन सब आइटम को। अगर ये कहीं पर भी आइटम दिखे, रॉयल्टी, कॉस्ट ऑफ पेमेंट, हायर चार्जेस, स्पेशल कॉस्ट, पैटर्न, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, आर्किटेक्ट फीस वगैरह, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, साइट इन्वर्ट चार्जेस, ये सारी कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। इसको ऐड करना है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। कहता है फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। फाइनेंस कॉस्ट मतलब आपने प्रोडक्शन करने के लिए बैंक से लोन लिया, ठीक है ना। मान लो आपके यहाँ प्रोडक्शन करनी थी बड़ी मात्रा में, आपके यहाँ इतना पैसा नहीं था, तो आपने 2 लाख 3 लाख 5 लाख का लोन ले लिया बैंक से। अब 5 लाख का जो बैंक से लोन लिया, इस पे बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा आपसे। अब बैंक वाला जो इंटरेस्ट लेगा आपसे, ये इंटरेस्ट की जो कॉस्ट होती है इसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। भाई मतलब लोन, आपके यहाँ पैसा नहीं है तो आपने प्रोडक्शन करी क्यों स्टार्ट। अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि आप प्रोडक्शन के लिए जितना भी लोन ले रहे हो उस पर जो इंटरेस्ट दोगे वो भी कॉस्ट में ऐड कर दोगे, वो तो आपका लॉस है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं था। ऐसे थोड़ी ना होगा कि भाई मान लो मेरे पे पैसा है, मैंने प्रोडक्शन करना है, फिर भी मैंने बैंक से लोन लिया क्योंकि जो उस पर इंटरेस्ट जाएगा वो मैं कस्टमर से चार्ज कर लूंगा। ऐसा सही नहीं है दोस्तों, ये तरीका बेकार है। तो उसने कहा भाई देखिए प्रोडक्शन करने के लिए अगर आपने कोई बैंक से लोन लिया और उस लोन पे आपने जो इंटरेस्ट पे करा, तो वो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो नहीं माना जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। उसको एक्सक्लूड कर देना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं माना जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई भी खर्चा जो आप ट्रेस नहीं कर पा रहे या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे एक प्रोडक्ट पर, कि एक प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट लगी, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे या ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो ओवरहेड कंसीडर करा जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये तो मैं आपको बता चुका। इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसमें से जेब में से पैसा नहीं गया, हमारा पैसा हमारे पास रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कंपनी का ऑनर हूं, और मुझे प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार लेबर एक दिन लेबर नहीं आया, तो मैंने क्या उस लेबर की जगह मैंने एक दिन काम कर लिया। अब एक दिन के पैसे तो मैं नहीं लूंगा ना। दोबारा सुनो, मान लो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी के अंदर एक दिन वर्कर नहीं आया, तो मुझे भी वो काम आता था, तो मैंने कहा चलो इस वर्कर की जगह आज मैं काम कर लेता हूं। मैं ऑनर हूं कंपनी का, तो मैंने वो वर्कर नहीं आया था, काम रुक रहा था, तो मैंने उसकी जगह पर काम कर दिया। अब एक दिन की वेजेस जो देता हूं उस वर्कर को, मान लो 200 रुपए देता हूं एक दिन का वेजेस, तो क्या वो 200 रुपए जो मैंने काम किया उस वर्कर के बदले में, क्या वो 200 रुपए मेरी जेब में गया? नहीं गया, वो तो मेरी जेब से मेरी जेब में रह गया। अगर उसकी जगह पर वर्कर काम करता तो मुझे 200 रुपए देने पड़ते। वर्कर नहीं आया था, काम रुक रहा था, मैंने कर दिया उसकी जगह पर काम, ऑनर ने कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया उसकी जगह पर। तो क्या अब ऑनर अपनी पैंट की जेब में से 200 रुपए निकाल के शर्ट की जेब में डालेगा क्या कि हाँ ये 200 रुपए ये लो, लेबर को नहीं देना? क्यों? क्योंकि काम तो मैंने कराया, तो मैं अपनी जेब में रख देता हूं। इंप्यूटेड कॉस्ट का मतलब घर का पैसा घर पे ही, और जब घर का पैसा घर पे ही होता है तो उसके अंदर कोई कॉस्ट नहीं लगती दोस्तों। हाँ ये कॉस्ट में ऐड होता है पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट माना जाएगा, ये डायरेक्ट में नहीं कर सकते हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ अगर वर्कर काम कर रहा होता और उसको जो वेजेस दी जाती वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता, तो फिर डायरेक्ट लेबर होता। पर भाई मैंने काम करा, मैं वर्कर थोड़ी ना हूं, वो नहीं आया था, चलो मैंने कर लिया, प्रोडक्शन रुक रहा था, और अब 200 रुपए क्या पूरे दिन मैंने काम करा तो 200 रुपए मैं ही रखूंगा, मैं ही देने वाला और मैं ही रखने वाला। तो ये इंप्यूटेड कॉस्ट होती है, इसको कॉस्ट का पार्ट माना जाता है पर इसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, इनडायरेक्ट मानकर इसको ऐड करेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट में ऐड होगा। पर अभी मैं सिखा रहा हूं ये कौन सी कॉस्ट में ऐड होगा, ये ओवरहेड में ऐड कर देना, पर डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड मत करना। अब ऐसा नहीं कह रहा कि इंप्यूटेड कॉस्ट कॉस्ट शीट में ऐड नहीं होगा, कॉस्ट शीट में ऐड होगा पर वो डायरेक्ट वाले में नहीं होगा, प्राइम कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है वो अलग चीज है। इनडायरेक्ट में ऐड कर लो वो अलग है, पर डायरेक्ट में ऐड नहीं कर सकते उसको। क्लियर है या नहीं है? इनडायरेक्ट लेबर करके ऐड कर देना। और यही बातें यहां लिखिए, इफ अ ओनर ऑफ अ कंपनी एंगेज हिमसेल्फ, अगर कोई कंपनी का ओनर खुद को एंगेज कर दे कहां पर, प्रोडक्शन में या सर्विस, प्रोडक्शन को लेने में या सर्विसेज देने में, तो वो इंप्यूटेड कॉस्ट होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी का ओनर अपने ही पैसे अपनी जेब में ही तो रखेगा, तो इसको इंप्यूटेड कॉस्ट कहेंगे। पर ये तो 200 रुपए उसने अपनी जेब में रखा, ये कॉस्ट मानी जाएगी कंपनी की, क्योंकि उसने तो काम किया है ना दोस्तों। अगर वो नहीं करता तो कोई लेबर काम करता। याद करो पहली दोस्ती क्लास जब मैं इंप्यूटेड कॉस्ट आपको सिखा रहा था, पहली क्लास में सिखाया था मैंने कि कॉस्ट के अंदर नॉशनल कॉस्ट और इंप्यूटेड कॉस्ट दोनों ऐड होती है। नोट्स कॉपी खोल के देखिए आप, समझ में आ रहा है आपको? तो इंप्यूटेड कॉस्ट के बारे में अच्छे से समझाया था। भले ही ये कंपनी की कॉस्ट मानी जाएगी, भले ही वर्क ऑनर ने करा,
अपना पैसा उसने खुद ही अपनी जेब में रख दिया क्योंकि उसने काम करा है, तो तब भी ये इम्प्यूटेड कॉस्ट मानकर इसको कॉस्ट शीट में ऐड करेंगे, पर डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड मत करना, ओवरहेड में ऐड कर देना। रिकवरी, क्रेडिट, सब्सिडी, ग्रांट, इंसेंटिव, एनी अदर विच रिड्यूस द कॉस्ट। भाई कोई भी रिकवरी, जैसे कि लेबर मैंने आपको सिखाया था, रिकवरी के बारे में सिखाया था कि आपने लेबर को कोई बेनिफिट दिया, मान लो आपने लेबर को हाउस रेंट अलाउंस का बेनिफिट दिया, उसका रेंट था, लेबर रहता था, रेंट था उसका 40,000 रुपये, उसने कहा चलो 40,000 रुपये कंपनी ने पे कर दिया, पर कंपनी उससे 20,000 रुपये बाद में रिकवर कर ले रही है। तो दोस्तों कोई भी रिकवरी या कोई भी क्रेडिट या कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा या कोई भी ग्रांट या इंसेंटिव दिया मिल रहा है, तो उसकी को कॉस्ट से रिड्यूस करनी पड़ेगी, आपको नेट लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? नेट। जैसे हमने पढ़ा था कि लेबर को सैलरी दे रहे थे, लेबर की चैप्टर के अंदर पढ़ा था, अब बाइफरकेट कर पाओगे यहाँ पर कि लेबर वाले चैप्टर में जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो लेबर वाले चैप्टर में हमने लेबर को सैलरी दी थी 15 लाख रुपए की और गवर्नमेंट ने हमें 275 की सब्सिडी दे दी, तो वो नेट करा था। वही चीज है यहाँ पर एक्सपेंस के अंदर भी। पेनल्टी, डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये आपको लेबर में पढ़ाया था मैंने कि कोई भी पेनल्टी जब आप पे करते हो या कोई भी डैमेजेस आप पे करते हो किसी भी अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट की अथॉरिटी, जैसे इनकम टैक्स होगी, जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, ये सब, तो आपको जैसे कि मान लो लेबर में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया, मतलब पीएफ का पैसा जमा कराना था टाइम टू टाइम, पर एक एम्प्लॉयर ने पीछा पीएफ का पैसा जमा नहीं कराया, तो गवर्नमेंट ने पेनल्टी लगा दी उस पर, तो ये पेनल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट नहीं मानी जाती थी। तो ऐसी कह रहा है कि कोई भी पेनल्टी या डैमेजेस दिया जा रहा है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का, मतलब गवर्नमेंट की कोई लीगल अथॉरिटी उसको दिया जा रहा है कोई पेनल्टी के तौर पे, डैमेजेस के तौर पे, तो ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं माना जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया? फाइनेंस को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इम्प्यूटेड को डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, रिकवरी, ग्रांट, सब्सिडी, इंसेंटिव कोई मिलता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, पेनल्टी या डैमेजेस कोई पे करते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, और कोई भी खर्चा जब आप ट्रेस नहीं कर पा रहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। और यही चीज वहां पर लिखा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा पर डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन सा नहीं, यही मैंने लिखा है। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेसेबल हो जाते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस इंकर्ड फॉर ब्रॉट आउट रिसोर्सेज शैल बी डिटरमाइंड एट इनवॉइस प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स एंड ड्यूटीज। देखिए ना, यहाँ पर क्या लिखा था? डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चा जो आप रिसोर्सेज को खरीदने में लगाते हो, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सारे टैक्सेस, ड्यूटीज, एक्सपेंडिचर डायरेक्टली नेट ट्रेड डिस्काउंट माइनस टैक्स ड्यूटीज रिफंड सब करेक्ट कर देना। मतलब ये कि कोई भी रिसोर्सेज को खरीदने में, रिसोर्सेज मतलब मान लो कोई भी रिसोर्सेज आपने खरीदा, उस रिसोर्सेज को खरीदने के अंदर आपने क्या करा, आपने जो पेमेंट करा ना इनवॉइस प्राइस में, तो इनवॉइस प्राइस में पेमेंट कैसे होती है? जैसे कि इनवॉइस कैसे बनता है? इनवॉइस भैया आ गया कॉस्ट, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो वो 10% ऑफ हो जाता है, अगर कोई टैक्स लगता है तो वो टैक्स ऐड हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर कोई टैक्स का रिफंड होता है तो वो टैक्स रिफंड यहाँ से माइनस हो जाता है। जो नेट होगा ना, नेट वो नेट डालना है आपको, मतलब सब कुछ करके इंक्लूडेड करके, मतलब जो भी रिसोर्सेज के जो नेट कॉस्ट आई वो आपको डाल देना है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस पेड इंकर्ड इन अ लमसम, ये अच्छा इंपॉर्टेंट है। कहता अगर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस जो पे किया आप इंस्टॉलमेंट ना करके इकट्ठा आप पे कर देते हो, तो उसका, मान लो आपने कोई टूल्स खरीदा प्रोडक्शन के लिए, आपने क्या खरीदा? कोई टूल्स खरीदा, आपने रॉयल्टी पे करी, अब इकट्ठा रॉयल्टी पे करो, आपने 10,000 प्रोडक्शन करा, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करी और प्रोडक्शन पे आपने इकट्ठा रॉयल्टी पे कर दी, तो क्या एक सप्लायर ने उसको कमाया? अभी नहीं कमाया ना, जब वो बेचेगा तब वो कमाएगा ना। भाई मैं एज ए सप्लायर हूँ, पब्लिशर हूँ, मैंने प्रोडक्शन करी, 10,000 प्रोडक्ट बुक बनाई और आपने 10,000 के हिसाब से 200 रुपये ले लिया मेरे से, 10,000 बुक बनाने के हिसाब से आपने मुझसे 200 रुपये ले लिए दोस्तों, 20 लाख रुपए ले लिए मान लो। अब 20 लाख रुपए आपने जो मुझसे लिए, क्या मैंने इसको कमाया? अभी नहीं कमाया ना, जब मैं बेचूंगा तब कमाऊंगा। तो वही कह रहा है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस लमसम पे कर देते हो, वन टाइम पेमेंट कर देते हो, तो आपको वो एमोटाइज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड आउटपुट एट बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फॉर सच एक्सपेंस। इसका मतलब एमोटाइज का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा आपने पे करा उसको आप रिकवर करो, जो पैसा आपने पे करा उसको आप रिकवर करो। अगर आप रिकवर कर लेते हो तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट विल नॉट द डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो मैंने आपको सिखा दिया। कोई भी सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलती है, इंसेंटिव मिलती है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता। पेनल्टी, डैमेज इज पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कोई सब्सिडी मिल रही है, ग्रांट मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, कोई अमाउंट रिसीवेबल होगा तो उसको कॉस्ट से रिड्यूस करोगे, आप रिड्यूस करोगे जितना मिल रहा है। जैसे मैंने सैलरी दी थी, याद करो 15 लाख की सैलरी दी थी, उसमें से 275 मुझे गवर्नमेंट ने वापसी कर दिया, तो माइनस कर दूंगा नेट सैलरी जो दी 12,25,000 वो लिखूंगा वहां पर डायरेक्ट लेबर में। एनी चेंजेस इन अ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस शुड बी मेड इट रिक्वायर्ड बाय द लॉ फॉर द कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है अगर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई भी चेंजेस आता है, उसकी मेजरमेंट
तो वो चेंजेस के हिसाब से आप उस मेजरमेंट करोगे डायरेक्ट एक्सपेंस का। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंस की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उस चेंजेस को वहां पर अप्लाई करना। समझ में आया? देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हर बार चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट लाते रहते हैं। तो जो भी अमेंडेड आएगा उस अमेंडेड को आप अप्लाई करेंगे जब भी आप डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये कह रहा है वो आपके पास, कहता है क्रेडिट रिकवरी रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंस, कहता है मटेरियल क्वालिटी वाइज सच बी डिडक्टेड फ्रॉम द, ऑब्वियस सी बात है, कहता है कोई भी आपको रिकवरी हो गई या क्रेडिट मिल गया उस चीज का, भाई आपने क्या करा, लेबर को आपने क्या करा, खर्चा करा, उस पर आपने टैक्स भरा, वो टैक्स आपका गवर्नमेंट ने रिफंड कर दिया। भाई आपने कोई खर्चा किया, उसमें आपने जीएसटी पे करा, वो जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया, टैक्स क्रेडिट मिल गया। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है पढ़ोगे आप आगे। क्या होता है जब हम कोई टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स गवर्नमेंट कभी कभी हमें वापसी कर देती है। रीजन क्या है वो आप रीजन जीएसटी में पढ़ोगे, ठीक है ना। मान लो कोई टैक्स पे करा और वो टैक्स का रिफंड हमें मिल गया गवर्नमेंट से, तो जो रिफंड मिल गया तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस, मान लो आपने कोई खरीदा सामान, उस सामान को खरीदा 10,000 रुपये में और उसमें 1,000 रुपये आपका टैक्स लग गया, 11,000 रुपये होगा, गवर्नमेंट ने आपको 500 का टैक्स रिफंड कर दिया, तो आप नेट 10,500 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में ऐड करोगे। तो कोई भी क्रेडिट या रिकवरी हो जाती है डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड, चाहे वो मटेरियल है इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्वान्टिफाइबल है क्वांटिटी में है, तो उसको आप डिडक्ट कर देना डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट में से, कर दिया डिडक्ट। तो आप 11,000 कॉस्ट नहीं लिखोगे डायरेक्ट एक्सपेंस की, कितना लिखोगे भाई, 11,000 कॉस्ट खर्च करा था, ठीक है, खरीदने में सामान, 500 रुपये का टैक्स वापसी कर दिया गवर्नमेंट ने, तो 10,500 रुपये हम उसकी कॉस्ट को ऐड करेंगे। कहता है कोई भी एबनॉर्मल पोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस विच आर मटेरियल क्वालिटी, एबनॉर्मल नेचर का कोई भी आइटम होता है वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। मैं बहुत बार बता चुका, नॉर्मल नेचर का लॉसेज या नॉर्मल नेचर का कोई भी कॉस्ट लॉस होता है तो वो इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, पर एबनॉर्मल नेचर का कोई भी चीज़ होती है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, वो कॉस्टिंग पीएल में ऐड किया जाता है कंपनी के। और दैट द थ्योरी दोस्तों, ये थ्योरी आपको लिखनी है अपने नोट्स की कॉपी के अंदर सारी की सारी। अब आ जाइए आप करते हैं क्वेश्चंस। अब करते हैं कैसे इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, देखिए खत्म हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस चैप्टर। और याद रखना कौन कौन से चीज़ें ऐड होनी है, कौन सी चीज़ें नहीं। जितने आप क्वेश्चन ट्राई करोगे उतना ही आपको आएगा। जितने क्वेश्चन अलग से याद करोगे नहीं कर पाओगे याद, पर जितने आप क्वेश्चन करते जाओगे उतना आपको याद हो जाएगा। मतलब जैसे कि मैंने 4-5 क्वेश्चन दिया है, ये 4-5 क्वेश्चन आप 5-5 बार कर लो, कि क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे आपको, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है कौन सा नहीं है। जैसे रॉयल्टी पे करना सेल पे और रॉयल्टी पे करना प्रोडक्शन पे, ये बता दिया था मैंने आपको। तो कैलकुलेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉपी कर लेते हैं काम आएगा आगे। ओहो कॉपी नहीं होने को दे रहा है, हो गया चलो। या पर्टिकुलर्स हो गए, देखिए आइए सर। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जाम्पल को अलग से याद नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना याद हो जाएगा। जैसे कि रॉयल्टी देना है किसी भी चीज़, चाहे सेल पे दे रहा है चाहे प्रोडक्शन पे, रॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो रॉयल्टी पेड ऑन सेल, अब वो सेल पे दे रहा हो रॉयल्टी, समझ में आ गया ना। सेल पे क्या है, जितनी बुक बिकेगी हर बुक पे 200 रुपये, और बुक बिकना बिकना नहीं, प्रोडक्शन करोगे जितनी उस पर पैसे, तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन। तो कितना है जी, 30,000 और 30,000, सेल 30,000 है, प्रोडक्शन 30,000 और
20,000। इसके बाद अगर आप कोई हायर चार्जेस पे करते हो, कोई इक्विपमेंट खरीदते हो प्रोडक्शन के लिए, स्पेशल प्रोडक्शन के लिए कोई भी हायर चार्जेस पे करते हो, तो वो भी पार्ट माना जाता है। ऐड कर देंगे हायर चार्जेस। याद रखिएगा, हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट जो कि प्रोडक्शन पे यूज़ होने वाला है, जो कि प्रोडक्शन पे यूज़ होने वाला है, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। कितने का है? 2,000 रुपये का। डिज़ाइन चार्जेस याद है, कॉस्ट ऑफ पैटर्न, कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन, कॉस्ट ऑफ टूल्स, ये सब क्या है? तो डिज़ाइन चार्जेस भी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। इसके 15,000 रुपये। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, बिल्कुल ये भी लिखवाया था मैंने लास्ट में कि आपने कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर लिया तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज भी क्या माना जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। याद हो जाएगा अपने आप। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन होना चाहिए, बस ये बात ध्यान रखना, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, सर्विस रेंडर करने से होते हैं बस। तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज दे रहा है, अगर वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ही ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रिलेटेड टू प्रोडक्शन 22,000 रुपये आ गया सर, ये रहा। तो आपकी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट आपको मिलने को मिलेगी। ये लो जी, ये आ गई डायरेक्ट कॉस्ट। बस क्या क्या ऐड होता है पता चल गया। रॉयल्टी, हायर चार्जेस, डिजाइन चार्जेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और हायर चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो भी आप इक्विपमेंट खरीद रहे हो प्रोडक्शन के लिए, उस पर जो हायर चार्जेस दिए वो ऐड होगा। तो 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 और प्लस 22,000, ये आ गया 89,000। तो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट आ गई, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। सिंपल है, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट आ गई आपकी 89,000। अगला क्वेश्चन लो भाई, बन गया क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा 2 का भी कराऊंगा, पहले 3 करते हैं। 3 क्वेश्चन सेम है। रॉयल्टी पेड ऑन सेल, रॉयल्टी पेड ऑन सेल, सेल पे जो रॉयल्टी पे करी वो ऐड होगा, ठीक है। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे जो रॉयल्टी पे करी वो ऐड होगा, ठीक। कौन कौन सा? 1,25,000 और 1,00,000 सेम है बिल्कुल। 1,25,000 और 1,00,000 रुपये। इसके बाद आपने डिज़ाइन चार्जेस दिए होंगे 26,000 रुपये के, अलग है अलग है अलग है। डिज़ाइन चार्जेस आपने पे करे 26,000 रुपये के। इसके बाद आपने मशीन शॉप एक्सपेंस पे करा 45,000 रुपये का, मशीन शॉप एक्सपेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज ये तो डाल दो चलो पहले, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, हाँ जी, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। कितना है दोस्तों? यह है 55,000 रुपये, यह है 55,000 रुपये। अब देखिए जो है मशीन शॉप एक्सपेंस, अब मशीन शॉप एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। देखिए मशीन शॉप एक्सपेंस क्या होता है, मशीन शॉप एक्सपेंस। अब पहले समझो मशीन शॉप क्या होती है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हैं। एक कंपनी के अंदर कोई भी रूम या कोई भी बिल्डिंग जहाँ पर मशीनें सारी रखी हुई है और वहाँ पर कटिंग किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एक तरीके से, जैसे कि मान लो आप जहाँ पर बहुत सारे मशीन टूल्स रखे हैं और किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कटिंग करना, जैसे गिलास हो गया, वुड हो गया, लकड़ी की कटिंग करना होता देखा होगा आपने। कहीं पर भी आप फर्नीचर की दुकान पे जाते हैं तो एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर लकड़ियों को काटते हैं, दोस्तों वो उस पर जो खर्चा होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। वो जो एक्सपेंस होगा वो भी, क्योंकि देखिए लकड़ी का हमारा, जब मान लो लकड़ी के दरवाजे बनाने हैं हमें, हम अपने घर के लिए दरवाजे बनाने हैं, तो हम गए दरवाजे वाली दुकान के बाद, हमने कहा भाई दरवाजा बनाना है इस तरीके का, हमने उसको डिज़ाइन दिया। तो अब वो मशीन लेकर आया, जो उसकी मशीन थी, जो मशीन जहाँ पर वो कटिंग वगैरह करेगा, तो वो मशीन पे जो खर्चा हो रहा है वो एक्सपेंस भी क्या माना जाएगा? डायरेक्ट माना जाएगा, क्योंकि दरवाजा बनाना क्या है? एक तरीके का प्रोडक्शन। तो मशीन शॉप एक्सपेंस का मतलब हो गया मशीन के अंदर जहाँ पर मशीनें रखी हुई है, जहाँ कटिंग का काम होता है, वुड का, गिलास का, शीशे की कटिंग हो गया, गिलास का कटिंग हो गया, वुड का हो गया, तो उस पर जो खर्चा किया जा रहा है वो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है।
आइए सर, ये कितना है 45,000, याद रहेगा मशीन कॉस्ट जब पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, टोटल कर देंगे आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कर दिया, आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट आ गई, कितना है सर ये 1,25,000 प्लस 1,00,000 प्लस 26,000 प्लस 55,000 और प्लस 45,000, यह आ गया 3,51,000 रुपये, 3,51,000 आपकी कॉस्ट आ गई। आओ दोस्तों अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ओह तीसरा हो गया, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है मैन्युफैक्चर यूनिट है, प्रोड्यूस करते हैं दो टाइप के प्रोडक्ट एक्स और वाई, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फिनिश। कहता है प्रोडक्ट एक्स की क्वांटिटी इतनी भी बनाते हैं और इतनी बेच देते हैं, प्रोडक्ट एक्स इतनी बनाते हैं इतनी बिक जाती है, प्रोडक्ट वाई इतनी बनाते हैं 15,000 और बिकती 12,000 है। मशीन आर यूटिलाइज 10,000 घंटे इसमें यूटिलाइज हुआ, 5,000 घंटे प्रोडक्ट वाई को बनाने में हुए। डिज़ाइन चार्जेस 15,000 लग गए, 18,000 लग गए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 24,000 और 36,000, ये तो भैया कॉस्ट ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है। रॉयल्टी पेड ऑन सेल 54,000 रुपये, 2 रुपये पर यूनिट सोल्ड फॉर बोथ दी प्रोडक्ट। अच्छा मुझे बताओ कितने यूनिट बिका इधर, 15,000 और 2,000 12,000, तो बताइए 15 और 12 कितनी बिक गई, 15,000 प्लस 12,000 टोटल बिक गई 27,000 और 2 रुपये के हिसाब से लिया 54,000 रुपये, ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन 35,000 रुपये जो 1 रुपये पर यूनिट है बोथ ऑफ द प्रोडक्ट। भाई इधर बनाई 20,000 और इधर बनाई 15,000 और 1 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी पे कर रहे हैं आप 35,000। हायर चार्जेस इक्विपमेंट आपको दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हायर चार्जेस इक्विपमेंट दे रखा है 5,000 रुपये। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं कर लेते हैं, करा हुआ है सब कुछ, देखिए अमाउंट में चेंजमेंट आएगा, बस सब कुछ सेम कर रखा है, यही दे रखा है क्वेश्चन नंबर पहले जैसा ही है, अमाउंट के अंदर चेंजमेंट आएगा। कैसे, देखो रॉयल्टी पे करी है सेल पर, तो भैया सेल कितनी हुई है, इधर हुई है 15,000 इधर हुई है 12,000, टोटल 27,000 सेल हुई है। 15,000 प्लस 12,000 27,000 और 1 रुपये 2 रुपये के हिसाब से हर बुक बेचने पे 2 रुपये के हिसाब से देते हैं, तो 15 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 54,000 रुपये हमने रॉयल्टी सेल पे करा। इसके बाद रॉयल्टी प्रोडक्शन में कितनी बनी है 35,000 और हमने 1 रुपये के हिसाब से दी है, तो 35,000 रुपये हमने रॉयल्टी प्रोडक्शन पे दी है। हायर चार्जेस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हायर चार्जेस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 5,000 रुपये, देखो लास्ट में लिखा हुआ है हायर चार्जेस है 5,000 रुपये। डिज़ाइन चार्जेस दोनों का ले लो, डिज़ाइन चार्जेस 5,000, या अलग अलग करोगे, ऐसा करते हैं दोनों को अलग अलग बनाते हैं क्योंकि अलग अलग गिवन है ना, ऐसा करते हैं दोस्तों दोनों का अलग अलग बनाते हैं, प्रोडक्ट एक्स के लिए अलग बनाते हैं और प्रोडक्ट वाई के लिए अलग बनाते हैं, क्योंकि बाइफर्केशन करना भी ज़रूरी है। ये बन गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा ना। अच्छा बताओ प्रोडक्शन रॉयल्टी पेड ऑन सेल एक्स के एक्स में कितना बिका 15,000 और 15 के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई में 30,000 इसकी रॉयल्टी हो जाएगी, उसमें बिका 12,000, 12 दूनी 24,000 इसकी रॉयल्टी हो जाएगी सेल पे। इसके बाद प्रोडक्शन पे कितनी 20,000 इसकी 15,000 क्योंकि 1 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं, तो 20,000 प्रोडक्शन पे इसकी और 15,000 इसकी, 20,000 प्रोडक्शन में इसकी 15,000 इसकी। वो कह रहा है जी देखो डिजाइन है, देखो मशीन आर यूटिलाइज हुए इतना है तो ये ओवरहेड माना जाएगा कि मशीन आर पर रेट के हिसाब से ओवरहेड होता है। डिजाइन चार्जेस 15,000 18,000 डाल दो सर, डिजाइन चार्जेस 15,000 और 18,000। इसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्जेस 24,000 36,000, ये भी अलग अलग दे रखा है 24,000 और 36,000। अब जो आपको दे रखा है ना हायर चार्जेस वो किसके लिए, प्रोडक्ट एक्स के लिए वाई के लिए गिवन होगा। हायर चार्जेस इक्विपमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स के लिए ओनली 5,000, तो 5,000 एक्स के लिए, इसके लिए कोई भी हायर चार्जेस नहीं करा, टोटल कर दो आगे आंसर। बताओ इतने छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 और प्लस 24,000, ये आ गया 94,000। इधर 24,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 और प्लस 36,000, ये आ गया 93,000। समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, कितना सिंपल क्वेश्चन है। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है स्कैनर का। कहता है एपीएच या पब्लिशिंग हाउस पब्लिश कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक, द फॉलोइंग आर द सम एक्सपेंस आर सर्टेन है, तो एक पब्लिशिंग हाउस है और वो कॉस्ट अकाउंटिंग बुक को क्या करता है, टेक्स्ट बुक को क्या करता है, वो पब्लिश करता है। कहता है अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय फॉर प्रूफिंग एंड एडिटिंग, प्रूफ और एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग वगैरह करने के लिए अमाउंट इतना पे करता है एम्प्लॉय को। फिर प्रोफेशनल को कंसल्टेंट, प्रोफेशनल की कंसल्टेंसी के लिए करने के लिए 20,000 रुपये पे करता है। हायर चार्ज लेता है स्पेशल बाइंडिंग के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट लिया उसने स्पेशल बाइंडिंग कराने के लिए, हायर चार्ज 40,000 रुपये। सैलरी पेड करी प्रेस मशीन वर्कमैन को 1,00,000 रुपये। सब्सिडी मिल गई हमें, सब्सिडी मिल गई,
इनवर्ट फ्रेट एंड पेपर ऑफ पब्लिशिंग, पेपर में जो मंगाए उसके लिए इनवर्ट चार्जेस दिया वो 10,000 रुपये है। पेनल्टी हमें लगी है, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ इंक यूज इन पब्लिशिंग, 30,000 रुपये की इंक लगी पब्लिश को यूज़ करने के लिए। रॉयल्टी सेल पे करिए 70,000 रुपये। पेमेंट मेड इन फॉरेन करेंसी फॉर परचेज ऑफ स्पेशल पेपर कवर पेज, स्पेशल पेज को मंगाने के लिए हमने पेमेंट करी वही फॉरेन कंट्री में, तो वो है $100 जो कि 68 रुपये पर डॉलर है। तो उसके हिसाब से यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द आइटम that will consider the element of direct expense on publishing also list the required disclosure करना है हमें। you are also required to state why and under the element of cost you will अच्छा आपको रीजन भी बताना है कि क्या चीज़ आपने ऐड करी, क्यों ऐड कर रहे हो, और क्या चीज़ माइनस करी, क्यों माइनस कर रहे हो। इतना बड़ा तो नहीं आएगा, पर आपसे ये जरूर पूछेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस बता दीजिए, और आप ये बता सकते हो कि क्या चीज़ जो आप ऐड कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, जो आप लेस कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। बस सिंपल है। आइए सर इसको करते हैं, आइए दोस्त इसको करते हैं। ये आ गया पर्टिकुलर्स और ये आ गया अमाउंट। पहले हम वो आइटम डालते हैं जो आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, तो यहाँ लिखता हूँ आइटम इंक्लूडेड इन डायरेक्ट एक्सपेंस एज डायरेक्ट एक्सपेंस। आइटम वो ऐड कर रहा हूँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। हमें वो आइटम, देखो हमें 3 चीज़ बतानी है क्वेश्चन के अंदर। पहला कि कौन सा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, वो कौन सा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट नहीं, उसका रीजन और डिस्क्लोजर। ठीक है सर, तो पहले मैं आइटम ऐड कर रहा हूँ जो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। बताइए सर कौन कौन सा है। रॉयल्टी ऑन सेल आ जाएगा 70,000 रुपये। रॉयल्टी ऑन सेल, सेल पे देने वाली रॉयल्टी क्या है, 70,000 आ जाएगा यहाँ पर, 70,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद पेमेंट मेड टू फॉरेन करेंसी, पेमेंट मेड टू फॉरेन करेंसी फॉर परचेज ऑफ स्पेशल पेज फॉर अ कवर पेज। अब दोस्तों पेज अगर मैं खरीदता हूँ, कवर पेज के लिए मैं पेपर खरीदता हूँ, वो मटेरियल है या एक्सपेंस है? मटेरियल। मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस में वो खर्चे ऐड मत करना जो मटेरियल के, लेबर के, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर लेबर के भी खर्चे दे रखे हैं, मटेरियल के भी, तो ये ऐड नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। दोस्तों पेपर खरीदना तो मटेरियल हुआ ना। आप कहोगे सर नहीं तो एक्सपेंस भी है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था डायरेक्ट एक्सपेंस की वाले, अभी मैंने जब थ्योरी पढ़ाई तो मैंने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस वो खर्चे होंगे जो अदर देन मटेरियल, अदर देन लेबर हो। जो मटेरियल है उसको हटा दो, जो लेबर है उसको हटा दो, उसके बाद जो खर्चे होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। भाई ये तो मटेरियल है, इसको हटाओ यहाँ से। रीजन क्या दोगे इस खर्चे को हटाने? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, बस। अच्छा इंक खरीदना डायरेक्ट मटेरियल, इंक एक मटेरियल होता है, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा इनवर्ट फ्रेट फॉर पेपर, हाँ भाई पेपर जो हमने मंगाए उसके लिए जो इनवर्ट फ्रेट पे करा वो इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और कभी कभी हम इसको कहाँ डाल देते हैं, देखो ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट माना जाएगा क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा था कि अगर आपने कोई पेपर, कोई मटेरियल मंगाना है और उस मटेरियल के लिए आपने जो फ्रेट पे करा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। 2 जगह करते थे हम ऐसे डायरेक्ट एक्सपेंस को, याद करो। जब मैं डायरेक्ट मटेरियल निकालता था, कॉस्ट शीट याद करो, जब मैं डायरेक्ट मटेरियल निकालता था तो क्या लिखता था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वाला खर्चा वहां डाल देता था। मटेरियल में एडजस्ट कर लो या अलग से दिखा दो, बात एक ही है दोस्तों। तो इसको भी हम अलग से दिखा देते हैं। इनवर्ट फ्रेट, फ्रेट दिया हमने, इनवर्ट फ्रेट लाने का, आउटवर्ड का नहीं इनवर्ट का, 10,000 रुपये। दोस्तों 2 जगह दिखाते थे इसको हम, 2 जगह मतलब 2 जगह दिखा सकते हैं, या तो आप अलग से डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखा दो या आप मटेरियल वाले में डायरेक्ट एक्सपेंस में बात करो। बेसिकली ये मटेरियल वाले में जाता है और स्टडी मैट में भी इसको मटेरियल वाले में डाल रखा है क्योंकि देखो कोई भी खर्चा पेपर का मंगाने का उसको, पर इसको इसमें दिखाओगे तब भी चलेगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ पर लिखा होता है, साफ 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 लिखा हुआ है दोस्त, गलत नहीं करेगा कोई भी। दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कहता है इनवर्ट चार्जेस और फ्रेट चार्जेस ऑफ ए स्पेटर मटेरियल, कोई मटेरियल लगाने का जो इनवर्ट और फ्रेट चार्ज देते हैं वो भी आर्ट माना जाता है। तो आपकी मर्जी है, आप इसको मटेरियल में ऐड कर दो क्योंकि मटेरियल की जब कॉस्ट निकालते थे ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल पर परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस वहां चले जाएगा, ये मटेरियल के डायरेक्ट एक्सपेंस में चले जाएगा। मटेरियल की कैलकुलेशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम ऐड कर सकते हो उसको आप, या अलग से शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे भी करना चाहो लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक, बता देता हूँ बुक में क्या करा है, सजेस्टेड आंसर में इसको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करा है। सजेस्टेड आंसर में इसको क्या करा है, एज पर सजेस्टेड आंसर। चलो हम सजेस्टेड के हिसाब से चले।
मर्जी है यार आपकी, जैसे करना चाहो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस है ही, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। फर्स्ट आंसर के हिसाब से अगर चले तो उसको बोला गया है कि हम इस वाले फ्रेट वाले को ना, हम वाला डायरेक्ट मटेरियल में जब मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालता हूँ वहाँ पर ऐड कर दूंगा, ऐसा कहा गया सजेस्टेड के हिसाब से। हायर चार्जेस करा आपने, हायर चार्जेस पे करें, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट क्योंकि प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, हायर चार्जेस फॉर इक्विपमेंट जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, 20,000 रुपये। अच्छा, अगर आप किसी एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल को पेमेंट कर रहे हो, तो ये क्या माना जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मानी जाएगी। ये क्या माना जाएगा, 40,000 रुपये सर, 40,000 रुपये, 40,000 आया। एम्प्लॉय को पेमेंट करोगे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और नीचे एक चीज लिखी थी प्रोफेशनल, प्रोफेशनल की कंसल्टेंट लिया आपने, भाई आपको नहीं आता, आपको एडिटिंग ढंग से, या प्रूफिंग क्या होता है ये मेरे को ध्यान नहीं है, मुझे इतना पता नहीं है दोस्त प्रूफिंग के बारे में, पर ये कुछ ना कुछ एडिटिंग से रिलेटेड है या एमएस वर्ड से रिलेटेड है, एमएस वर्ड से कुछ ना कुछ रिलेटेड करता है। तो इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए हमें एक प्रोफेशनल की मदद, हमें नहीं आता था, हमने प्रोफेशनल की मदद, उसको जो फीस दी, तो क्या ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यस इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये लेबर तो नहीं है, प्रोफेशनल को पेमेंट करना कोई लेबर तो नहीं है, प्रोफेशनल हमारा लेबर तो नहीं था। हाँ, अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं प्रूफिंग को और एडिटिंग के लिए, वो लेबर कॉस्ट है, पर एक प्रूफिंग कैसे होती है उसको सिखाने के लिए एक प्रोफेशनल आया, उसको जो फीस दे रही है वो लेबर नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल हमारे लिए लेबर नहीं है, तो इसलिए प्रोफेशनल की फीस देना क्या होगा, अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल एक्सपेंस होगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ लेबर, और मटेरियल तो है नहीं, अगर लेबर नहीं है, मटेरियल नहीं है, फिर भी आप पैसा पे कर रहे हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, क्योंकि अगर आप एडिटिंग वगैरह करोगे तभी प्रोडक्शन हो पाएगा। अमाउंट पेड टू प्रोफेशनल, समझ लेना, पहले चेक करो क्या ये मटेरियल तो नहीं है, फिर चेक करो क्या ये लेबर तो नहीं है, अगर दोनों नहीं है तब डायरेक्ट एक्सपेंस चेक करना, 20,000 रुपये। इसके बाद अगर याद हो तो एक पेनल्टी दी गई है, सब्सिडी में पेनल्टी तो आती नहीं है, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अकाउंटिंग बॉडी टू इंकरेज सच वर्क, ऐसे वर्क को इंकरेज करने के लिए सब्सिडी मिली, तो सब्सिडी यहाँ से लेस कर देते हैं आप, सब्सिडी रिसीव फ्रॉम एन अकाउंटिंग बॉडी, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम, ये बताया था कोई भी सब्सिडी मिलेगी अकाउंटिंग बॉडी से, कहीं से भी मिली, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सब्सिडी मिल गई ना, हमारी कॉस्ट कम हो गई, तो 15,000 रुपये यहाँ से माइनस कर देंगे, और ये आ गई आपके डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आ जाएगा ये, 70,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 और माइनस 15,000, क्या आ जाएगा, 1,15,000 रुपये, 1,15,000 रुपये। अब मैं लिखता हूँ फॉलोइंग आइटम्स, फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूड इन डायरेक्ट एक्सपेंस विथ रीज़न, बोला था विथ रीज़न दो, तो हम रीज़न के साथ देंगे, नीचे दिए गए आइटम डायरेक्ट एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे विथ रीज़न, क्या है, यह है आइटम और यह है उनका रीज़न, ये आइटम और रीज़न, आइटम क्या है ज़रा बताइए, सबसे पहला आइटम अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय, अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय को पेमेंट करना क्या होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना क्या होता है, डायरेक्ट, ये सैलरी है, और सैलरी हमारी डायरेक्ट लेबर हो गई, है ना, डायरेक्ट लेबर हो गई। इसके बाद हमने क्या आइटम ऐड नहीं करा था, प्रोफेशनल, ये आइटम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सैलरी पेड टू प्रेस वर्क, सैलरी पे करिए प्रेस को, सैलरी पेड टू प्रेस, ये ऐसे बताना पड़ता है दोस्त, वर्कमैन, ये भी एक तरीका क्या है, डायरेक्ट लेबर है, इस वजह से डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड नहीं करा क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इसके बाद सैलरी हो गया, सब्सिडी हो गया है, इनवर्ड फ्रेट डाल देते हैं एज पर स्टडी मटेरियल, इनवर्ड जो फ्रेट पे करा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वहाँ पर जब डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालता हूँ तो वहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, इनवर्ड फ्रेट डायरेक्ट मटेरियल, माना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालते टाइम वहाँ पर ऐड करता था ना डायरेक्ट मटेरियल, कि भाई रॉ मटेरियल लाने का जो खर्चा होगा वो, पेनल्टी पेड टू द बिजनेस स्कूल एज अ मेजर कस्टमर फॉर नॉट रिलीजिंग बुक टाइम, ओहो भाई आपने किसी और भी ऑर्डर लिया था,
पर वो ऑर्डर आपने पे नहीं करा इसलिए पेनल्टी लगा दी। तो पेनल्टी लगाना, एनी पेनल्टी इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, नॉट अ पार्ट, ये पार्ट नहीं होता एज पर कैश, नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस एज पर कैश लिख दो ना, एज पर कैश 10। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने हमें साफ साफ मना करा हुआ है कि पेनल्टी दे रहे हो, डैमेजेस दे रहे हो, वो पार्ट नहीं होगा, लिखा हुआ है देखो यहाँ पर, एनी एनी पेनल्टी एंड डैमेजेस किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को दिया सेल नॉट बी द पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, कैसे लिखेंगे, एज पर कैश 10, कैश 10 के हिसाब से बता रखा है हमें, यही इसका रीजन हो गया। और क्या ऐड नहीं करा, कॉस्ट ऑफ इंक, कॉस्ट ऑफ इंक, इंक की कॉस्ट, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ये एक डायरेक्ट मटेरियल है, इंक लेना क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। और उसके बाद पेमेंट मेड टू फॉरेन करेंसी फॉर परचेज ऑफ स्पेशल पेपर, परचेज ऑफ स्पेशल पेपर, अरे कोई से पेपर खरीदो, पेपर खरीदना मटेरियल होता है, परचेज ऑफ पेपर, ये भी एक तरीके का क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। लो भाई रीजन दे दोगे आपको पूरे में से 10 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे में से पूरा आ जाएंगे। अब दोस्तों AS 10 कहता है एज पर कैश 10, डिस्क्लोजर एज पर कैश 10, डिस्क्लोजर एज पर कैश 10। देखिए आप ना अपने स्टडी मैट में डिस्क्लोजर पढ़ेंगे, डिस्क्लोजर पे मतलब क्या होता है, डिस्क्लोजर का मतलब हो गया कैश 10 के हिसाब से कुछ आइटम होते हैं जो आपको अलग से सोल्यूशन के नीचे डिस्क्लोज करने होते हैं, अलग से बताने होते हैं कि ये आइटम भी है। ऐसे डिस्क्लोजर का मतलब पहले से अलग से डिस्क्लोज करो। याद है आपने अकाउंटिंग में डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ा था, अलग अलग से अगर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा ये आइटम भी है। जैसे कि क्या, अगर आप स्टडी मैट में पढ़ोगे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार झलक मान लीजिएगा बस। डिस्क्लोजर क्या होता है, जैसे कोई भी किसी भी टाइप की पेनल्टी दी जा रही है वो, और किसी भी टाइप का आपके पास सब्सिडी मिली है वो, और भी बहुत होती है। पेनल्टी और सब्सिडी हमारे क्या होते हैं, डिस्क्लोजर आइटम होते हैं, इसको आप अलग से दिखाओगे, आंसर के सोल्यूशन में तो दिखाओगे, अलग से भी बताओगे। पेनल्टी नहीं आएगी, ठीक है, सब्सिडी नहीं आएगी, तो ये चीज अलग से बता देना कि ये डिस्क्लोज कर दिया, ये पेनल्टी थी, सब्सिडी थी, अलग से बताना है बस। अलग से बताना मीन्स डिस्क्लोजर, कि कैश 10 के हिसाब से कुछ आइटम अलग से शो करके दिखाओ कि हाँ यहाँ पेनल्टी लगी है, यहाँ सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। पेनल्टी पेड टू बिजनेस स्कूल, पेनल्टी पेड टू बिजनेस स्कूल, और कहाँ है, एक था पेनल्टी सब्सिडी रिसीव फ्रॉम अकाउंटिंग बॉडी, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट, अलग से दिखा दो बस, और कुछ नहीं करना। यही होता है डिस्क्लोजर, अलग से हमें दिखाना होता है इसको, दैट्स कॉल्ड डिस्क्लोजर। और दोस्तों यहाँ पर खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको जरूर करिए। एक अपनी तरफ से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन को एग्जांपल दे रहा हूँ अलग से, ठीक है। मान लो एक प्रोडक्ट एक्स बना रहे हैं, और प्रोडक्ट एक्स बनाने में प्रोडक्शन कितनी करी, मैं दे रहा हूँ, प्रोडक्शन हमने करी है, यूनिट्स में करी है प्रोडक्शन, 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन करा है, ठीक है। इसके बाद हमने इसमें से कितनी यूनिट बेच दी, कितने यूनिट बेच दी, 16,000 यूनिट बेच दी। ये आपको करके करना है, ठीक है। अभी लेबर आर कितने लगे बनाने में, लेबर लगे 10,000 घंटे, लेबर रेट आपको दे रखा है पर आर, 1 घंटे के लेबर को 8 रुपये देते हैं। रॉयल्टी पेड ऑन सेल, 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल पे रॉयल्टी दी जाएगी। रॉयल्टी पेड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे 1 रुपये के हिसाब से रॉयल्टी दी जाएगी। ये ऐसा क्वेश्चन करा था ना अभी आपने, एक बार और करो। डिज़ाइन चार्जेस दिए हैं, 12,000 रुपये का डिज़ाइन चार्जेस दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा बताओ ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन अभी मैंने आपको सिखाया था। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, दैट इज फाइनेंस कॉस्ट, परचेज ऑफ मशीन, मशीन को खरीदने के लिए जो इंटरेस्ट कॉस्ट दिया वो फाइनेंस कॉस्ट है। क्या ये ऐड करते हैं, नहीं करते। इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस एज पर कैश 10, ऐसे लिखेंगे। हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऐड करते हैं और इक्विपमेंट जो कि यूज हुआ है प्रोडक्शन में, यस, यूज्ड इन प्रोडक्शन। ऑफ प्रोडक्ट वाई, और हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स है। मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एक्स,
हम एक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो हायर चार्जेस पे कर रहे हैं वो वाई प्रोडक्ट को बनाने के लिए है। तो बताओ क्या ये ऐड होना चाहिए? आप समझ गए, नहीं होना चाहिए। भाई एक्स प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट निकाल रहे हो ना, जब वाई प्रोडक्ट की डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट निकालोगे वहां ऐड करना है इसको, क्योंकि जो हायर चार्जेस पे करे आपने इक्विपमेंट को वो वाई प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हो और आप निकाल रहे हो एक्स प्रोडक्ट के लिए, तो ये नहीं होगा। पेनल्टी दी गई, पेनल्टी दी गई 4,000 रुपये की, ठीक है। तो बताइए सर, बताइए कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस निकलेगी, कैलकुलेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको। जैसे मैंने आपको बताया ना, कभी बोल देगा कभी हायर चार्जेस पे करा पर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड नहीं है, कभी बोलेगा हायर चार्जेस पे करा है पर किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यूज कर रहा है वो इक्विपमेंट को। तो दिमाग लगा दीजिएगा अपना थोड़ा सा, ये हमें मतलब नहीं, क्योंकि ये हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, इससे मतलब नहीं। मैं सबसे पहले रॉयल्टी ऑन सेल जल्दी से करेंगे, रॉयल्टी ऑन सेल, सेल पे रॉयल्टी, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे। अच्छा, आपने सेल कितनी करी? सेल पे तो मिलती है 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, सेल करी 16,000, तो 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 32,000 आ जाएगा। और यहाँ 20,000 प्रोडक्शन करी है पर 1 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं रॉयल्टी, तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। इसके बाद डिज़ाइन चार्जेस आ जाएगा 12,000 रुपये, डिज़ाइन चार्जेस आ जाएगा दोस्त 12,000 रुपये, 12,000 का डिज़ाइन चार्जेस आ जाएगा। इसके बाद ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, पेनल्टी भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फाइनेंस कॉस्ट भी नहीं आएगा दोस्त। बस यही आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट है, यही आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट है, यही आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट है। जैसे 32 + 20 और +12, 64,000 इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। क्या क्या नहीं आया इसका रीजन दे सकते हो? भाई पेनल्टी नहीं आई क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है। हायर चार्जेस जो है वो प्रोडक्ट एक्स के नहीं है, वाई के, इसलिए नहीं डाला। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब फाइनेंस कॉस्ट है, लोन पे इंटरेस्ट देना फाइनेंस कॉस्ट, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करा गया है। डिजाइन चार्ज डाल दिया, रॉयल्टी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, बस खत्म हो गया। आया समझ में? हो गया समझ में? क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंस यही था, डायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों। आइए सामने देखिए ना, बुक के एमसीक्यू है, इस चैप्टर से ना एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि छोटा चैप्टर है, इतना बड़ा क्वेश्चन बन नहीं पाता, तो एमसीक्यू आने के काफी चांस रहते हैं। तो एमसीक्यू एक बार नजर मार लेते हैं। कहता है रॉयल्टी पेड करा सेल पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज रिलेटेड टू प्रोडक्ट इतना, तो बताओ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, सेल पे रॉयल्टी होता है वो जुड़ जाता है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो जुड़ जाता है। कितना आ जाएगा? 1,10,000, 1,11,000 रुपये। तो दिस इज बी इज द राइट आंसर। डायरेक्ट एक्सपेंस डैश इंक्लूड इन इम्पोर्टेड क्या है? इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होता है? नहीं दोस्तों, सेल नॉट इंक्लूडेड। बताया था ना, इम्प्यूटेड कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस डज नॉट मीन द टेस्ट ऑफ मेटेरियलिटी कैन बी डैश पार्ट ऑफ द ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस जो मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। डायरेक्ट एक्सपेंस डज नॉट मीन द टेस्ट ऑफ मेटेरियलिटी, मतलब कि हम ट्रेसिबिलिटी का टेस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब फॉर एग्जांपल कि हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस पर खर्चा हुआ, हम नहीं बता पा रहे उस खर्चे, उस प्रोडक्ट पे कितना खर्चा हुआ है, तो ये क्या होता है? ये क्या ओवरहेड का पार्ट माना जाता है? यस। अगर आप ट्रेसिबिलिटी नहीं कर पा रहे तो ओवरहेड का पार्ट माना जाता है, तो कैन बी ट्रीटेड एज ओवरहेड, ट्रीटेड पार्ट ऑफ अ ओवरहेड, तो कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल क्या होंगे? रॉयल्टी चार्जेस ऑन प्रोडक्शन, बोनस देना लेबर कॉस्ट होती है, रेंट देना ओवरहेड होता है, और रॉयल्टी पे करना प्रोडक्शन पे डायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री प्रोड्यूस करी प्रोडक्ट पी, रॉयल्टी पे करी सेल पे, जोड़ दो 23,500, 23,500 जोड़ दिया। फिर डिजाइन चार्जेस दिया पेड प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के लिए 1,500 रुपये, ये जोड़ दो, 25,000 आ गया सर। कितना सिंपल था, कितना सिंपल है चैप्टर पढ़ाने के बाद। आगे कहता है फाइनेंस कॉस्ट सेल बी पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। फॉल्स, फाइनेंस कॉस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। कहता है डायरेक्ट एक्सपेंस का जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या उसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है? नहीं, उसका तो 10 है, कैश 10 है दोस्तों। तो ये भी एक तरीके का फॉल्स है। वो कह रहा है 9 है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस का, हमने कहा 10 है भाई। ट्रैवलिंग एक्सपेंस करते हैं साइट टू साइट, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है? हाँ जी, बताया था, एग्जांपल भी लिखवाया था। कहता है ऐसे खर्चे जो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट के लिए, क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं? बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। आइडेंटिफाइड डायरेक्ट एक्सपेंस सेल बी बेस्ड ऑन ट्रेसिबिलिटी, यस ट्रेसिबिलिटी, ये पहली लाइन लिखवाई थी मैंने।
कि ट्रेसिबिलिटी के बेस पर आइडेंटिफाई करा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस को। कितना सिंपल है। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू डैश और डैश, डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ये लिखवाया है। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेट करता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस की रेंडरिंग पे, ये मैंने लिखवाया, सेम कॉपी करवाया था टेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 की डेफिनेशन के हिसाब से। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसिंग रेंडरिंग आ सर्विस, और लगा रखा है देखो। पेनल्टी डैमेजेस पेड करे स्टैट्यूटरी इज अ पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ, यस शैल नॉट पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू डैश फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस जो डायरेक्ट एक्सपेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा वही प्राइम कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है वो ओवरहेड का पार्ट माना जाता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तभी तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस जब मैं रिसोर्सेज को खरीदने के लिए डिटरमाइन करता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस इनकर्ड फॉर ब्रॉट आउट रिसोर्सेज शैल बी डिटरमाइंड एट अ प्रोडक्ट, है ना, नहीं, शैल बी डिटरमाइंड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस भाई मैंने रिसोर्सेज को खरीदने के लिए कुछ पैसा कॉस्ट इनकर्ड करी, कुछ खर्चा करा, तो वो इनवॉइस प्राइस का पार्ट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? यस। अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस लमसम में पेमेंट कर देते हो तो उसको क्या करना होगा? एमोटाइज्ड, मतलब उसको रिकवर करना होगा बाद में। क्या करना होगा? एमोटाइज। ये लाइन दोनों मैंने पढ़ाई आपको। अगर आप रिसोर्सेज के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस पे करते हो तो वो इनवॉइस का पार्ट माना जाता है, इनवॉइस प्राइस का। और अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंस लमसम में पेमेंट कर देते हो तो उसको एमोटाइज हमें करना होता है। और खत्म हो गया दोस्तों, ये नया चैप्टर चालू हो गया, यहाँ खत्म हो गया आपका, बस सिंपल था। और आज की क्लास के अंदर दोस्तों हमने डायरेक्ट एक्सपेंस अच्छे से कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लिए इसके, कुछ नहीं बता, जो मैंने पढ़ाया उतना कर लीजिए, पेपर में आया 100% हम कर पाओगे, 100%। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर होगा ओवरहेड। धन्यवाद।